हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं। तो चैप्टर 2 जैसा कि हमने इसके पहले देखा था, भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड, उसका पढ़ने का उद्देश्य यह था हमारा, जिससे हमारा एक फिजिक्स का टोन सेट होता है, फिजिक्स के पढ़ने का टोन सेट होता है, जिससे हम जानते हैं फिजिक्स है क्या, जिसे बेसिक लॉ ऑफ नेचर है। तो एक टोन हमारा सेट करता है, किस तरीके से हम अध्ययन करते हैं, फिजिक्स में हम क्या क्या चीज़ें करते हैं, कैसे हम किसी चीज़ के बारे में कैसे हम प्रोडक्टिविटी लाते हैं, कोई चीज़ को हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो या डिस्कवरी करते हैं किसी चीज़ की, तो हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं नेचर की। तो उस हमारा टोन सेट करता है फिजिक्स। जो फार्मूले प्रतिपादित होते हैं, जो सिद्धांत बनते हैं, वो चीज़ें हमारी जो बनती हैं वो हमारी क्या करती हैं, कैसे बनती हैं, हमारे जो साइंटिफिक मेथड के द्वारा होती हैं, ये बताता है हमारा फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत, जो हमारा चैप्टर पहला है। ये हमारा पढ़ने का उद्देश्य था, फिजिक्स जो आपका पहला चैप्टर था, जो टोन सेट करता आपको पढ़ने का, फिजिक्स आपको जानने का, और आप अच्छे से पढ़ते हुए आप चलते रहें, क्योंकि ये चैप्टर जो होता है आपका फिजिक्स, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होता है। बाकी बहुत ही ईजिली है, समझना है फिर पढ़ना है। फिर हम आज बात करते हैं फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर 2 की बात करते हैं। चैप्टर 2 हमारा है यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट। तो यूनिट एंड मेजरमेंट में हमारी बात आती है फिजिकल क्वांटिटी, कि हम किसी भी चीज़ का, एक ऐसी राशि होती है फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि, जिसमें हम किसी भी चीज़ का, किसी भी राशि का हम जिसमें मापन कर पाते हैं। किसी भी चीज़ का हम मापन जब करते हैं तो क्या कहलाती है आपकी फिजिकल क्वांटिटी कहती है। उस मापन में हम किसी भी मटेरियल हो या रेडिएशन हो, जिसको हम मेजर कर पाते हैं, जिसके अंदर एक ऐसी गुण होती हैं, वो क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, भौतिक राशि होती हैं। तो ये भौतिक राशि जो होती हैं, जैसे हमारे पास क्या है भौतिक राशियाँ, जैसे हमारे पास कुछ पहले पता नहीं थे कि राशियाँ कैसी होती हैं, कौन कौन सी उसके अंदर के प्रॉपर्टी क्या है। तो उस प्रॉपर्टी को जब देखा गया, जैसे हमारे पास कोई चीज़ें हैं, हमने उसको देखा कि ये कितनी लंबी है। जैसे हमारे पास डस्टर है, डस्टर में ये कुछ है, ये क्या है, इसकी एक प्रॉपर्टी है कि कुछ लंबी है ये, तो इसका इसमें कुछ ना कुछ इसका गुण होगा। तो भी हम कुछ देर बाद इसे कहेंगे लेंथ या लंबाई कहेंगे इसे हम, कि ये इसकी प्रॉपर्टी है जिसे हम लेंथ कहेंगे। तो इसकी कुछ ना कुछ यूनिट बनाई जाए। जो यूनिट बनेगी वो क्या होगी, जो इसे हम माप सकें, किसी चीज़ का हम उस भौतिक राशि जो हमारी बनी, ये लेंथ अगर बनी, इस लंबाई है, इसके अंदर ये प्रॉपर्टी है इसकी, ये लेंथ ही है, इसे कोई और डिफाइन ना कर पाए। जैसे लेंथ को ना तो मास डिफाइन कर सकता है, ना तो समय डिफाइन कर सकता है। तो इसलिए क्या कहा जाए कि अगर ये लेंथ है तो लेंथ एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको कोई भी डिफाइन नहीं कर सकता है, ये केवल अपने ही पर डिपेंड रहता है, केवल लेंथ है तो लेंथ ही है। तो ये हम ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी क्वांटिटियाँ बनती गई, जिसे हम फिजिकल क्वांटिटियाँ नाम देने चले गए, भौतिक राशि कहने लगे। ऐसे ही मास होगा, क्योंकि मास क्या है, जैसे मास क्या है कि हमारे पास ये है डस्टर, और एक हम लोहे का कोई छड़ लें, दोनों में देखा गया कि दोनों की लंबाइयाँ सेम हैं। तो ये लंबाइयाँ सेम है, लेकिन इसमें क्या है, कुछ ना कुछ क्या है, ये लोहे की जो छड़ है ये ज़्यादा वजन है। तो इसमें ऐसा है कि कोई ना कोई प्रॉपर्टी है जो ये ज़्यादा वजन बता रहा है कि हमारा हाथ नीचे की ओर हो रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी है या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है इस मटेरियल में, जो इसके बारे में बता रहा है कि ये इसके अंदर एक और गुण है, एक और प्रॉपर्टी है इस मटेरियल में। तो हमने इसको देखा कि ये वज़न ज़्यादा है, तो इसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, वज़न ज़्यादा है तो इसकी प्रॉपर्टी हमने डिफाइन कर दी, ऐसी राशि बना दी जिसे हमने मास दे दिया, कुछ देर बाद हमने मास बोल दिया, तो इसे मास कहा गया। जिसे हम क्या कर सकते हैं, ऐसी राशि जिसे हम मेजर कर सकते हैं, माप सकें, और क्या कहलाती हैं आपकी फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, जिसे हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं आसानी से, क्या कहलाती हैं आपकी फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं। जिसे हम, जैसे बहुत खुश है कोई व्यक्ति,
कोई दूसरे व्यक्ति से हम मिले बहुत 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 ज़्यादा खुश है, तो हम इसे नहीं माप सकते हैं, ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी। जैसे कोई बहुत ज़्यादा क्रोधित है या बहुत बहुत ज़्यादा क्रोधित है, या कोई और दूसरा है बहुत 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 ज़्यादा क्रोधित है, तो उसे हम क्या करते हैं, मेजर नहीं करते हैं। कैसे बताएंगे हम, कैसे डिफाइन करेंगे हम कि बहुत क्रोधित है, बहुत बहुत क्रोधित है, बहुत बहुत ज़्यादा क्रोधित है, या बहुत खुश है, या बहुत ज़्यादा खुश है, या बहुत बहुत ज़्यादा खुश है। तो ये चीज़ें क्या है, ये हैप्पीनेस हो गया, आपका एंग्रीनेस हो गया। तो ये हमारी क्या हो गई, ये फिजिकल क्वांटिटियाँ नहीं हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर्टी ही नहीं है, हम डिफाइन कर नहीं सकते हैं, कैसे बताएंगे हम। तो फिजिकल क्वांटिटियाँ होती हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, वो हमारी क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो इस मापन के लिए जो मेजरमेंट बात आई, तो इसमें हमारी क्या हुई, यूनिट भी होनी चाहिए, कि जो यूनिट बनेगी हमारी, मेजरमेंट करेंगे हम, मापन करेंगे, तो यूनिट जो होगी वो कितने टर्म से हो रही है, कितने मल्टीपल्स में हो रही है। जैसे हमारे पास 1 kg है, या हमारे पास मान लेते हैं हमने कुछ देर बाद मीटर को डिफाइन कर दिया, हमारे पास 1 मीटर है। हमने कुछ देर बाद क्या गया कि हमने लोगों को ऐसा बताया कि जो हमारे कॉम्बिनेशन करने में या एक देश से दूसरे देश में वार्तालाप करने में, कम्युनिकेशन करने में आसानी हो, तो हमने, हमारे साइंटिस्टों ने डिफाइन कर दिया कि हम इसको 1 मीटर बोलेंगे। अब 1 मीटर बोलेंगे तो हमारी क्या होगी, यूनिट डिफाइन हो गई। 1 मीटर क्या होगी, हमारी ये यूनिट होगी। तो 1 मीटर अगर हमारे पास है, ये इतने को हमने 1 मीटर मान लिया, तो ये कितने नंबर ऑफ टर्न्स की होगी, हमने अगर नापना होगा कि 1 मीटर, फिर चाहे घुमा घुमा कर हम कई मीटर माप सकते हैं। 2 मीटर अगर मापना है 2 का मल्टीपल होगा, 3 मीटर मापना है 3 का मल्टीपल होगा। तो ऐसी क्वांटिटियाँ, जो ऐसी राशियाँ जो क्या होगी, किसी यूनिट के मल्टीपल्स में आती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं, मापन कहते हैं, कि यूनिट इज ए स्टैंडर्ड मेजरमेंट। तो हमने एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट बना दिया जो पूरे विश्व में क्या हो, लागू हो, और पूरी दुनिया हमारी क्या हो, उस चीज़ को समझे कि 1 मीटर हम इसी को बोलेंगे, और उसको नंबर ऑफ टर्म्स हम कितने से मल्टीपल कर रहे हैं, कितने नंबर से गुणा कर रहे हैं हम, तो मीटर को डिफाइन करता हो जाएगा कि हमने 2 मीटर लेंथ मापा, 3 मीटर मापा या 4 मीटर मापा हमने। तो एक बात और आती है इसमें कि कहा जाता है कि हमारी जो ये दुनिया है, ये जो है मैटर और रेडिएशन से मिलकर बना है। मैटर जिसमें मास होता है, रेडिएशन जो प्रकाश देता है, प्रकाश निकलता है, जिस प्रकाश की आती हैं, प्रकाश रेडिएशन रेडिएट करती हैं, विकिरण के रूप में निकलती हैं। तो कहा जाता है मटेरियल और रेडिएशन जो होती हैं क्या होती हैं, जिससे पूरी दुनिया बनी है, पूरी दुनिया निर्भर है। तो ये जो मैटर और रेडिएशन है, आप क्लास 12 में जाते जाते अभी तो हम ऐसे पढ़ेंगे कि ये दोनों से मिलकर क्या है, पूरी दुनिया बनी है, पूरी दुनिया वर्ल्ड क्या है, इस पर निर्भर करता है। लेकिन आगे चलते चलते हम 12 क्लास पहुँचते पहुँचते हम ये जान जाएंगे कि मैटर और रेडिएशन एक सिक्के के दोनों एक दूसरे के पहलू हैं, एक सिक्के के 2 पहलू हैं, ये कहा जाए तो जो मैटर है, तो मैटर क्या है, जैसे हमारे पास मैटर क्या है, ये डस्टर है। इस मैटर में इसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी जैसे हमने लेंथ बताया, लेंथ प्रॉपर्टी है, तो हमने इसको क्वांटिटीज बता दी कि इस क्वांटिटी जो ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ, क्योंकि इसको हमने क्या मान लिया, लेंथ मान लिया। लेंथ क्या बन गई हमारी, एक फिजिकल क्वांटिटी बन गई, ये लंबाई, इसकी कुछ ना कुछ लंबाई है। और इसमें देखा कि इसमें कुछ और भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है। तो हमने देखा कि कहीं ना कहीं ये जो लेंथ है और ये ब्रेथ है, ये हाइट है। तो ये ब्रेथ क्या है, लेंथ से ही बना हुआ है, लेंथ के ही समकक्ष है। बस क्या है, इसका डायमेंशन अलग है, डायरेक्शन अलग है। इसकी डायरेक्शन क्या है, अलग है थोड़ा सा। डायरेक्शन इसका कैसा है, चौड़ाई इसकी है, ये मोटाई है। बस हम मापेंगे क्या है, ये लेंथ के ही रूप में कार्य कर रहा है, लेंथ से ही मिलकर बना है। तो हम क्या बता सकते हैं कि इसकी यूनिट हम ना डिफाइन करें, हम इसको लेंथ की जो यूनिट है उसी से हम क्या कर सकते हैं, ब्रेथ को भी माप सकते हैं, हाइट को भी माप सकते हैं। तो हमारी ये चीज़ें मिलती हैं। तो हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो हम लिख सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी इज प्रॉपर्टी या और कैरेक्टरिस्टिक्स फिजिकल क्वांटिटी इज प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल हमने मैटर की बात किया, और रेडिएशन विच कैन बी
which can be measured तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी इज प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल या रेडिएशन विच कैन बी मेजर्ड। तो मतलब फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी भौतिक राशि है जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसके किसी पदार्थ के या किसी विकिरण के हम क्या कर सकते हैं, उसके गुण को या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कर सकते हैं, हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। क्या कहलाती हैं? भौतिक राशि कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या लेते हैं हमने बात किया लेंथ का, लेंथ है, मास है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, और एटसेट्रा और भी है, टाइम है, स्पीड है, बहुत सारी चीज़ें, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन, सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटियाँ हैं। और फिजिकल क्वांटिटियाँ हैं क्या नहीं? हैप्पीनेस हो गया, एंग्रीनेस हो गया, एटसेट्रा। तो ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटियाँ हैं जिसको हम माप सकते हैं। वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ, मास, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, स्पीड हो गई, तो ये सब क्या है? एटसेट्रा इत्यादि सब क्या है? आपको हम माप सकते हैं। लेंथ जैसे हमने बताया अभी, ये क्या है? हम इसको मेजर कर सकते हैं। हमने इसका क्या किया? इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है लेंथ की, इसे मास डिफाइन नहीं कर सकता है। इसके अंदर एक ऐसा गुण है कि ये एक अपनी अलग ही इसकी क्वांटिटी है, इसे कोई भी दूसरा क्या कर सकते हैं? उसे मेजर ना कर पाए, माप, कोई दूसरा उसे उसके बारे में ना बता पाए, जैसे मास इसको डिफाइन ना कर पावे। तो क्या कह सकते हैं? लेंथ क्या है? लेंथ क्या कर सकता है? लेंथ के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी लेंथ ही है। ब्रेथ क्या है? इसी से निकला है। हाइट क्या है? इसी से निकला है। तो इसके लिए यूनिट क्या बनाई गई? एक यूनिट बनाई गई, जिसे कहा गया इसे एक फिजिकल क्वांटिटी है ये। तो ऐसी क्वांटिटी जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसके गुण को, ऐसी किसी पदार्थ के या रेडिएशन के उसके गुण को या कैरेक्टरिस्टिक्स को हम माप सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम भौतिक राशि कहते हैं। तो ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी है। तो हम मेजरमेंट की बात करते हैं। मेजरमेंट हमारा क्या है? मेजरमेंट क्या है हमारा? मेजरमेंट क्या है? यूनिट इज अ स्टैंडर्ड, यूनिट इज अ स्टैंडर्ड मेजरमेंट, कि जो हम एक ऐसी यूनिट बनाएं, एक ऐसा मापन बनाएं जो क्या हो? स्टैंडर्ड मेजरमेंट की बात करें। जैसे हमने कहा कि लेंथ की बात, कि हम एक ऐसा लेंथ का इजाद करें, एक ऐसी लेंथ की यूनिट बनाएं जो पूरे विश्व में क्या हो? वो प्रचलन के रूप में कार्य करे। जैसे हमारे पास ये मीटर में है, हमने एक मीटर बता दिया ये, अब हम कॉम्बिनेशन करने में हमें आसानी हुई कि हम पूरे विश्व को बता सकते हैं कि इसको हम 1 मीटर कहेंगे। अब उसे घुमा घुमा के आप मापिए, 1 मीटर, फिर 1 मीटर, फिर ऐड कर दीजिए 2 मीटर, 1 मीटर 1 मीटर मिलकर 2 मीटर हो गया। तो जो क्वांटिटी होगी उसकी, जो राशियाँ होगी वो क्या होगी? वो कितने नंबर ऑफ टन्स होंगे, उस यूनिट के कितने नंबर ऑफ टन्स होंगे, कि किसी भी चीज़ की क्वांटिटी क्या कर सकती हैं, किसी भी स्टैंडर्ड की कितनी टाइम्स होती हैं। हम कह सकते हैं किसी भी चीज़ की राशि जो होती है वो किसी भी स्टैंडर्ड मेजरमेंट की कितनी टाइम्स होंगी। जैसे हमने कहा कि एक यूनिट है हमारे पास, 1 मीटर हमने बनाया इसे, वो कितने नंबर ऑफ टन्स के या कितने टाइम्स की होंगी, किसी भी चीज़ की क्वांटिटी जो राशि होंगी। तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी? इसकी जो क्वांटिटी मिलेगी हमें वो क्या मिलेगी? क्वांटिटी इक्वल हो जाएगी हमारी नंबर्स इनटू हो जाएगा आपका यूनिट, नंबर इनटू यूनिट। तो ये किसी भी चीज़ की हम क्वांटिटी में निकाल सकते हैं, मात्रा निकाल सकते हैं उस राशि की। तो क्या हो सकती है? Q इक्वल टू एन इंटू यू, एन इंटू यू लिख सकते हैं, ये बनेगा हमारा। क्या लिख सकते हैं हम? Q इक्वल टू एन इंटू यू, कि किसी भी चीज़ की जो क्वांटिटी होगी वो किसी भी स्टैंडर्ड मेजरमेंट की कितने टाइम्स होंगी, नंबर ऑफ टन्स होंगी, नंबर ऑफ टाइम्स होंगी, Q इक्वल टू एन इंटू यू। तो उसे हम मापन कर सकते हैं, माप सकते हैं कि ये 2 मीटर है, 3 मीटर है, 4 मीटर है। हमने आलू लेने गए हम 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, तो मास हो गया किलोग्राम,
तो 1 kg लिया गया, 2 kg लिया गया, 3 kg लिया गया, तो हम बोल सकते हैं। तो हमने kg बना दिया कि हमने किसी यूनिट को कहा कि इसका स्टैंडर्ड मेजरमेंट क्या 1 kg है, उस कितने नंबर ऑफ टाइम्स के वो क्या होंगी, गुना होंगी, कितने नंबर ऑफ टाइम्स होंगी वो क्या हो जाएगी, उसकी क्वांटिटी हो जाएगी, उसकी मात्रा हो जाएगी, वह राशि की उसकी मात्रा हो जाएगी। तो kg जो होगी, जो हमारी द्रव्यमान होगा, कितना किलो हम आलू खरीद रहे हैं, हम कह सकते हैं कि नंबर इंटू यूनिट, तो उसकी जो क्वांटिटी होगी क्या होगी, 1 kg या 2 kg या 3 kg। तो हम ले सकते हैं, या मीटर में हमने एक मीटर हमने बनाया इसे कि पूरी दुनिया को हमने बताया कि मीटर इसे कह सकते हैं, तो पूरा विश्व हमारा क्या होगा, कॉम्बिनेशन कर सकता है कि अब 1 मीटर क्या होगा, इसी को कहा जाएगा। तो हम बात करने में आसानी होगी, नापने या किसी चीज़ का मेजरमेंट करने में आसानी होगी। हम दूसरे से लोगों से बात कर सकते हैं कि आपके यहाँ जो ये रोड या सड़क गई हैं ये कितनी मीटर की हैं, तो हम बता सकते हैं उसके नंबर ऑफ टाइम्स से, उसकी यूनिट से, इंटू यूनिट से उसके, तो उसकी हम क्वांटिटी बता सकते हैं। तो ये चीज़ें मिलती हैं हमें। तो हम बात आती हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट क्या होती हैं, कि जो यूनिट होगा उसका कुछ ना कुछ गुण होगा, कि जो यूनिट होगा, जो गुण होगा उसका, वो किस पर डिपेंड करेगा, किसी भी यूनिट में क्या क्या गुण होने चाहिए। अगर हम उसका मात्रक बना रहे हैं, लेंथ है, मीटर बना रहे हैं, किलोग्राम बना रहे हैं, मास है, तो उसकी जो होगी प्रॉपर्टीज होगी वो क्या होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज। तो उसका जो प्रॉपर्टीज होगा वो भी क्या होना चाहिए, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट की बात करें अगर हम, तो प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट क्या होगी, कि जो यूनिट की प्रॉपर्टीज होंगी जो डिपेंड करेंगी उसकी यूनिट पर, उसके अंदर कुछ ना कुछ गुण होने चाहिए। तो वो गुण क्या होंगे, तो हम लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट की बात करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट की बात जो होती है कि इसके अंदर यूनिट में गुण क्या होने चाहिए, किसी भी मात्रक में जब मापन कर रहे हैं तो उसकी जो यूनिट होगी उसमें कुछ ना कुछ गुण होने चाहिए। तो वो गुण कौन सा होना चाहिए, पहला गुण क्या होना चाहिए, मस्ट हैव प्रैक्टिकल साइज और सुटेबल साइज। ये होना चाहिए कि सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए, कि जो उसका साइज होगा, जो यूनिट का जो साइज होगा वो क्या होना चाहिए, उसमें प्रैक्टिकबिलिटी होनी चाहिए और सुटेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब उसकी प्रैक्टिकल साइज और सुटेबल साइज उसमें होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, हम उसका आसानी से हम उसे बना सकें, इजली रिप्रोडक्टिबल, जिसे हम कहते हैं रिप्लिका, जिसे क्या कहते हैं, रिप्लिका कहते हैं। कि उसे हम ऐसी जो हमारे पास जो साइज बनेगी, जो उसकी प्रैक्टिकल साइज बनेगी, जैसे केजी बनाया गया, या अगर उसको साइज सुटेबल साइज बनाया गया कि 1 kg है, 2 kg है, तो उसकी जो साइज बनेगी उसको हम क्या कर सकते हैं, अगर मार्केट में आती हैं तो क्या कर सकते हैं, उसे हम उसे आसानी से हर जगह बन जानी चाहिए। जैसे कि अगर हम अमेरिका में बन गई, या इंडिया में ही दिल्ली में बन गया, या मुंबई में बन गया, तो उसे हम क्या करते हैं, मुंबई में बन गया तो हम क्या कर सकते हैं, उसे आसानी से दिल्ली में बना सकते हैं, अपने इलाहाबाद में बना सके, हम अपने गाँव में भी बना सकें, ला सकें उसे, तो उससे आसानी से हम बना सकें। तो जिससे क्या हो सकता है कि हम पूरा विश्व क्या कर सकता है, उसी चीज़ से क्या कर सकता है, माप सके और आसानी से कम्युनिकेशन हो सके। तो ये रिप्लिका होनी चाहिए उसके अंदर, इजली रिप्रोडक्टिबल होना चाहिए। तो इसका जो तीसरा पॉइंट होगा, यूनिट क्या कहता है, यूनिट के अंदर गुण क्या चाहिए, कि ये समय के साथ नहीं बदलना चाहिए, शुड नॉट चेंज विथ टाइम, मतलब ये समय के साथ बदले ना, कि हमारे पास बहुत सारी यूनिट बन गई, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटियाँ बन गई हैं, तो बहुत सारी यूनिट जब बन जाएंगी तो ये समय के साथ क्या होना चाहिए, बदलना चाहिए। आज कुछ है, कल हम कुछ बोल देंगे। आज हमने 1 मीटर की हमने कहा कि नहीं 1 मीटर ये क्या है, पूरा विश्व जाने की इसे 1 मीटर कहते हैं, कल वो क्या हो जाएगा, नहीं इतने को 1 मीटर कहेंगे, इतने को पूरा फैला दें, या इतने को 1 मीटर कह दें। तो ये नहीं होना चाहिए, समय के साथ नहीं होता कि आज अगर इतना है तो क्या, अगर इसको हम 1 मीटर बोल रहे हैं तो आने वाले समय में 1 साल या 2 साल या 10 साल या 20 साल या 50 साल बाद भी हम क्या करेंगे, इसी को 1 मीटर बोलेंगे, इतने को 1 मीटर ही कहा जाएगा। तो शुड नॉट चेंज विथ टाइम, समय के साथ भी बदलना नहीं चाहिए। अगला पॉइंट क्या है इसका, अगला पॉइंट ये कहता है
कि ये किसी भी फिजिकल कंडीशन में या भौतिक स्थितियां में अंतर्गत उसके आने वाली चीज़ों में या फिजिकल कंडीशन में ये क्या होना चाहिए, ये बदलाव नहीं होना चाहिए। तो मस्ट नॉट चेंज अंडर फिजिकल कंडीशन। तो ये गुण होना चाहिए, 4 ये गुण होने चाहिए, तभी क्या होगी, वो यूनिट मानी जाएगी। मात्रक को क्या हो जाएगा, यूनिट के अंदर ये अगर ये गुण हैं तभी क्या होंगी, वो यूनिट होंगी, अन्यथा क्या होंगी, यूनिट नहीं कहे जाएंगी। तो ये चीज़ें होनी चाहिए कि पहली चीज़ क्या होनी चाहिए, मस्ट है प्रैक्टिकल साइज या सुटेबल साइज। तो इसमें क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकबिलिटी होनी चाहिए या सुटेबिलिटी होनी चाहिए साइज की। जैसे हम क्या कर सकते हैं कि हमने 1 किलो, हमारे पास जो 1 kg मिलता है, 1 kg हमारे पास है, तो हम 1 kg क्या मान रहे हैं, इतने छोटे को भी मान सकते थे, kg 10 ग्राम को भी 1 kg मान सकते थे हम, या हम एक बड़े पिंड को भी 1 kg मान सकते थे। लेकिन लोगों ने ये देखा, प्रैक्टिकल जब किया गया उसका, जो उसकी प्रैक्टिकलिटी साइज जो देखी गई, उसकी सुटेबिलिटी साइज देखी गई, तो हमारे आम जीवन में, दैनिक जीवन में सबसे ज़्यादा चीज़ें हम क्या लेते हैं, क्या खरीदते हैं, जो आम बोलचाल में हम काम करते हैं, पूरा विश्व सबसे ज़्यादा चीज़ें आम अपने दैनिक जीवन में, अपने आम चीज़ों में क्या चीज़ें ज़्यादा बोलचाल में क्या बात करता है, केजी की बात करता है कि हमने 1 किलो आलू चाहिए, 1 किलो चीनी चाहिए, 1 किलो आटा चाहिए। तो हमें 1 किलो के रूप में हमें 1 किलो चाहिए, तो उसके हिसाब से उसका प्रैक्टिकल देखा गया, साइज देखा गया, तो हम 1 किलो बोलेंगे कैसे। तो उसकी जो सुटेबिलिटी साइज होगी वो क्या हो जाएगी, जो बन गई है वो क्या होगी, वो प्रैक्टिकलिटी या सुटेबिलिटी साइज जो बनी है उसी क्या होगी, वो प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट कही जाएगी। उसी से हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को हम खरीद या माप सकते हैं, तोल सकते हैं। इसीलिए क्या करते हैं, जैसे हम कोई चीज़ खरीदते हैं, मापते हैं, दुकान से मांगते हैं 1 किलो में चाहिए तो आसानी से दे देता है, ये केजी कितने को कहते हैं। तो जो उसकी प्रैक्टिकलिटी साइज हो गई, प्रैक्टिकल साइज हो गई, जो उसकी सुटेबल साइज बनाई गई या प्रैक्टिकल साइज बनाई गई, वो क्या होनी चाहिए, मस्ट है प्रैक्टिकल साइज या सुटेबल साइज। तो ये क्या है, इसके अंदर ये प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट। नहीं तो हम इतने बड़े पिंड को भी बोल सकते थे 1 किलो, तो क्या करता हो, या इतने 10 ग्राम को भी बोल सकते थे हम, 10 ग्राम जो आज हम 1 तोला मानते हैं, तो क्या करता, दुकानदार 1 किलो मापता ही रहता 10 ग्राम से। तो आम जीवन में हम क्या बात करते हैं, क्या बोलचाल में लाते हैं, वो चीज़ें निर्भर करती हैं। पूरा विश्व को दैनिक जीवन में, अपने दैनिक जीवन में, अपने आम बोलचाल में सबसे ज़्यादा क्या प्रयोग करता है, क्या चीज़ें खरीदता है, वो चीज़ों को हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो उसके हिसाब से प्रैक्टिकल किया गया हमारे साइंटिस्टों के द्वारा, तो उसकी यूनिट की प्रॉपर्टी बना दी गई। ये यूनिट की प्रॉपर्टी कि प्रैक्टिकल साइज किया जाए उसका, तो उसकी सुटेबिलिटी साइज मिलेगी। जब प्रैक्टिकल साइज किया गया कि हम आम दैनिक जीवन में, अपने बोलचाल में, पूरा विश्व जो एक ही बात को बोलता है, बार बार दोहराता है हमेशा, उस कंडीशंस में हम क्या चीज़ें ज़्यादा बोलचाल में लाते हैं, क्या खरीदते हैं, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे जीवन यापन करते हैं, उस पर डिपेंड करता है आपका ये नेचर, फिजिक्स की दुनिया। तो उसकी जो सुटेबिलिटी साइज बनती है, तो उसका जो प्रैक्टिकल किया गया ये, तो उसकी जो सुटेबिलिटी साइज बोलती है कि हम 1 किलो या 2 किलो या 3 किलो हमें लेना है। 1 किलो में क्या करते हैं, केजी में बात करते हैं, हम 1 किलो आटा चाहिए, 1 किलो आलू चाहिए, 1 किलो चीनी चाहिए, हम ज़्यादातर ये 1 किलो गुड़ चाहिए, हम ज़्यादातर ये चीज़ें खरीदते हैं, खाते हैं, पीते हैं। तो उसके हिसाब से क्या गई, हमारी एक यूनिट बना दी गई केजी के रूप में, कि हमें 1 केजी के रूप में चाहिए ये चीज़ें। तो ये मस्ट है प्रैक्टिकल साइज या सुटेबल साइज की बात हो गई। फिर इसको हम जब ये बन गया, अगर 1 केजी हमारी चीज़ जीवन में आ गई कि हम इस चीज़ों को खरीद सकते हैं आसानी से, तो हम बिल्कुल बेहिचक हम कह सकते हैं हमें 1 किलो आटा चाहिए, तो 1 किलो तौल के आसानी से दुकानदार क्या करेगा, हमें दे देता है। तो उसको इजीली रिप्रोडक्सिबल किया जाए। जब ये बन जाएगा तो इजीली इसको क्या किया जाए, रिप्रोडक्सिबल किया जाए, आसानी से हम फिर से आसानी से बना सकें। कि अगर वो हमारे साइंटिस्टों ने खोज किया, बनाया, अगर वो हमारे बेंगलुरु या इसरो ने बनाया, तो क्या कर सकते हैं, उसे हम दिल्ली में भी ला के बना सकते हैं, उसके साइज़ का ही, आकार का, उसे आसानी से। इसलिए क्या होता है, इजीली रिप्रोडक्सिबल किया जाए तो क्या होगी, जो ये गुण होगा इजीली रिप्रोडक्सिबल का, वो यूनिट क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट कही जाएंगी, कि आसानी से हम बना सकें, तभी वो प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट मानी जाएंगी। ये गुण होने चाहिए, नहीं तो ऐसा बेढंग तरीका बना दिया जाए जिससे हम आसानी से बना ही ना सकें। तीसरी चीज़ क्या, शुड नॉट चेंज विद टाइम, समय के साथ बदलना नहीं चाहिए। जैसे आज हमने 1 मीटर इसको मान लिया, या 1 केजी हमने मान लिया, 1 केजी हमें आलू इतना लेना है, 1 केजी को, 1 केजी जो हमारे पास आलू होगी, कल को हम कहते नहीं 1 केजी को हम इतनी आलू ले लेंगे या इतनी चीनी खरीद लेंगे, तो ये समय के साथ नहीं बदलना चाहिए कि वो केजी का मान क्या हो गया, बढ़ गया। फिर चौथी चीज़ क्या है, मस्ट नॉट चेंज अंडर फिजिकल कंडीशन,
कि वो किसी भी फिजिकल कंडीशन में, भौतिक स्थिति में क्या होनी चाहिए, बदलनी चाहिए। किसी से हमारे पास आपदाएं आती रहती हैं, हमने लोहे का बना दिया किलो केजी जो है, तो क्या होना चाहिए, अगर पानी बारिश हो गई उसमें जंग लग गया, और जंग लग गया तो क्या हो गया, 1 किलो के बजाय 1.25 किलो हो गया। अब वो 1.25 किलो हो गया तो क्या होना चाहिए, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बदलना नहीं चाहिए फिजिकल कंडीशन में, कि कोई भी आपदा स्थितियाँ आएँ और क्या होनी चाहिए, बदलनी नहीं चाहिए, कि वो केजी है तो 1 केजी रहेगा और 1.25 केजी नहीं होगा। तो ये चीज़ें प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट की बात करते हैं हम। फिर जो इन चीज़ों को संभालता है, देखता है, बदलता है, जो चीज़ें करता है, उसके लिए एक बॉडी बनाई गई। इन चीज़ों को आसानी से कोई भी यूनिट आए, अगर यूनिट में कुछ गड़बड़ी है आगे चलकर, क्योंकि फिजिक्स क्या है, बदलता तो है नहीं, नेचर क्या है, बदलता तो है नहीं, लेकिन अगर कोई भी हमारे साइंटिस्टों द्वारा भूल हो गई है कि हम आगे चलकर कोई और चीज़ें उसमें खोज कर लेते हैं, तो उसमें जब कोई चीज़ें बदलाव आती हैं, उसके लिए एक बॉडी बनाई गई कि जो यूनिट में बदलाव लाएंगे हम उसको बदलेंगे, उसकी फिजिकल कंडीशंस को, या कोई भी उसको सिटेबल साइज को, या उसकी जो आसानी से हम उसको बना सकते हैं उसकी चीज़ों को, या उसको समय के साथ बदलाव करना हो, उसके लिए एक बॉडी बनाई गई, जिसे हम कहते हैं जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर। तो एक ऐसी बॉडी बनाई गई, एक ऐसा चीज़ें बनाई गई जिसे कहा जाता है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर। अब ये जो बनाया गया, ये जो बॉडी बनाई गई, इसे, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर फ्रांस में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, फ्रांस में है। तो ये संभालता है कि हमें यूनिट को बदलना है कि नहीं बदलना है, अगर बदलना है तो बदलेगा, नहीं बदलना है तो नहीं बदलेगा। तो ये चीज़ें डिफाइन करता है, ये चीज़ें बताता है कि हमें किसी चीज़ यूनिट में बदलाव करनी है कि नहीं करनी है। तो इसका हेडक्वार्टर जो बनाया गया वो कहाँ बनाया गया, फ्रांस से बनाया गया, जिसका नाम है क्या, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर है। लेकिन इसके पहले जब ये चीज़ें नहीं आई थी तो हम लोग कैसे मापन करते थे, इसका मेजरमेंट कैसे करते थे किसी चीज़ का, हम जो उसका सिस्टम ऑफ मेजरमेंट था पहले, कि अलग अलग देश के अलग अलग साइंटिस्टों के द्वारा जो चीज़ें मेजर की जाती थी वो कैसे की जाती थी, वो की जाती थी, उसके लिए अलग अलग सिस्टम बने थे। जैसे ब्रिटिश हो गया और आपका फ्रांस हो गया, और जैसे इंडिया में है, तो जैसे ब्रिटिश है उसके लिए क्या बना गया, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट था पहले ही, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। इन चीज़ों को जब जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट संभालने लगा, हेडक्वार्टर फ्रांस वाला जो था इसका हेडक्वार्टर, वो जो संभालने लगा यूनिट के बारे में कि बदलना है कि नहीं बदलना है, चेंज करना है नहीं करना है, करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। तो अगर जब इसके पहले हम कैसे मापते थे, कैसे बातें करते थे, किसी चीज़ को मापते थे, तो उसमें पद्धति थी इसकी, सिस्टम थी इसकी। तो ब्रिटिश के लोग क्या करते थे, ब्रिटिश के पास कि हम किसी चीज़ का लेंथ को कैसे मापते हैं, मास को कैसे मापते हैं, समय को कैसे करते हैं। तो जो इसके लिए बनाया गया सिस्टम ब्रिटिश में जो था वो था FPS पद्धति। कौन सी पद्धति, FPS, फुट पाउंड सेकंड। क्या कही जाती है ये, इसे कहा जाता है FPS सिस्टम। फ्रेंच में क्या था, फ्रेंच में या फ्रांस में जो था, फ्रेंच में ये था सीजीएस पद्धति, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, इसे कहा जाता है सीजीएस सिस्टम। इसके बाद आया MKS, जिसे SI का निर्माण हुआ, SI सिस्टम बना, जिसे इंडिया में कहा जाता है मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ये चीज़ें थी।
तो ये था ब्रिटिश में कैसे चलता था पहले। ब्रिटिश जो था सिस्टम ऑफ मेजरमेंट कैसे करता था, ब्रिटिश करता था फुट में, लेंथ को फुट में मापता था, मास को पाउंड में नापता था, टाइम को सेकंड में। और फ्रांस में क्या था, लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में। फिर उसके बाद एमकेएस पता जो इंडिया में चलता था, जैसे एसआई का सिस्टम का आज के रूप में एसआई सिस्टम बना, जिसमें लेंथ को मीटर में मापता था, मास को किलोग्राम और टाइम को सेकंड में मापता था। तो ये चीज़ें आती थी। लेकिन इससे क्या था, इससे में ये दिक्कत होती थी कि धीरे धीरे क्या हुआ, हमारे देश में अन्य देशों से क्या हो गई, एक ऐसा संघ हुआ कि जिससे हम चीज़ों को एक दूसरे से आयात और निर्यात कर सकते हैं। जब हम यहाँ से वहाँ पर आयात और निर्यात करते हैं, वहाँ से यहाँ और यहाँ से वहाँ आयात और निर्यात करते हैं, तो क्या होता है किसी दूसरे देश से, तो वहाँ पे जो हम चीज़ें मास को तौलते हैं, मापते हैं, अगर हम चीज़ें किलोग्राम में जान रहे हैं तो वहाँ पाउंड में समझ रहे हैं, वहाँ ग्राम में समझ रहे हैं, तो क्या हुआ, कॉम्बिनेशन करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज आई। लेकिन धीरे धीरे हमारा कम्युनिकेशन क्या हुआ, थोड़ा सा स्ट्रांग होता चला गया एक दूसरे देश से, तो इसे चेंज करना ज़रूरी हो गया। जब चेंज करना ज़रूरी हुआ तो एमकेएस से क्या लाया गया, एसआई पद्धति लाया गया। तो हमें ये पढ़ना ज़रूरी था, क्योंकि ये चीज़ें क्या थी, पहले पद्धति में हम ऐसे तौलते या मापते थे, फुट में, पाउंड में, सेकंड में, सेंटीमीटर में, ग्राम में और सेकंड में, मीटर में, किलोग्राम में, सेकंड में। अलग अलग देशों में अलग अलग चीज़ें पद्धतियाँ चलती थी, अलग अलग सिस्टम चलते थे, जिससे हमें थोड़ा सा क्या हो, डिफ़िकल्टीज आने लगी। फिर हम बात करते हैं इसके बाद कि जो हमारे पास क्वांटिटीज़ थी, जब क्वांटिटीज़ बनती चली गई, राशियाँ बनती चली गई, हम तौलते मापते चले गए चीज़ों को, हमारे पास बहुत सारी राशियाँ आती चली गई, हज़ारों हो गए, 10,000 हो गए, बहुत सारी राशियाँ जब बन गई तो हमें पढ़ना क्या हुआ, डिफ़िकल्टीज होने लगी, पढ़ने में कठिनाइयाँ आने लगी। तो उसको क्या किया गया, उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। तो क्वांटिटीज़ को क्या किया गया, 2 भागों में, 2 पार्टों में तोड़ दिया गया, जिससे पढ़ने में आसानी हो। एक का नाम दिया गया फंडामेंटल क्वांटिटीज, दूसरे का डेराइव क्वांटिटीज, जिसे मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक क्या है, ऐसे जिसके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जिसको कोई दूसरा क्या कर सकता है, डिफाइन ना कर पावे, कि ऐसी क्वांटिटी जिसको कोई चीज़ें क्या हो सकती हैं, दूसरी चीज़ें से संबंधित ना हो। कहा जाए कि व्यक्त करने के लिए मात्रों की उस सीमित संख्या की आवश्यकता होती है। तो हम कहते हैं क्योंकि ये राशियाँ क्या होती है, एक दूसरे से परस्पर संबंधित नहीं होती हैं, ऐसी राशियाँ जो एक दूसरे से परस्पर संबंधित ना हों, तो वो क्या होती हैं, अगर उन राशियों को प्रयुक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, उसे मूल मात्रक कहते हैं, उसे फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं, जो एक दूसरे से क्या हों, संबंधित ना हों। तो ऐसी क्वांटिटियाँ कहा जाए जो एक ऐसी राशियाँ जो एक दूसरे राशियों से क्या हों, संबंधित ना हों, जिस केवल अपने पर ही डिपेंड हों। जैसे लेंथ है तो लेंथ ही कही जाएंगी वो, हमारे पास अगर लेंथ है तो हम क्या कह सकते हैं, उसे हम लेंथ कह सकते हैं। लेंथ क्या है, ना तो उसे मास से हम डिफाइन कर सकते हैं, ना तो उसे हम टाइम से डिफाइन कर सकते हैं। लेंथ क्या है, लेंथ एक क्या है, वो लेंथ ही कहा जाएगा, क्योंकि उसे हम केवल क्या सकते हैं, लेंथ से ही डिफाइन कर सकते हैं। उसके अंदर क्या ऐसी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का हमने नाम दे दिया लेंथ। क्योंकि मास की बात करेंगे, हमारे पास अगर एक लोहे की मान लेते हैं, अगर ये छड़ क्या है आपके पास, लकड़ी का है, एक क्या है, लोहे का है, दोनों सेम साइज़ के हैं, तो दोनों की लेंथ क्या है, सेम है। मान लेते हैं इसकी 1 इंच, इसकी भी 1 इंच, दोनों की सेम साइजेस, लेकिन दोनों को अगर अपने हाथ रखते हैं तो अधिक दबाव कौन देगा, लोहे की छड़। तो ये क्या करता है कि जो इसके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि क्या कर रहा है, ये इसको दबा रहा है हाथ को, तो हम बता सकते हैं इसके अंदर कुछ ना कुछ है ऐसी प्रॉपर्टी, जिसे हमने मास नाम दे दिया। जब मास नाम दे दिया तो ये क्या कर सकता है, इसके अंदर ये वजन है, इसके प्रॉपर्टी बन दी, एक ऐसी क्वांटिटी हमने बना दिया, इसको इस फिजिकल क्वांटिटी को हमने नाम दे दिया मास, जिसको हमने यूनिट बनाया गया किलोग्राम में बाद में एसआई सिस्टम में। तो ये चीज़ें जो आई, तो इसको हम लेंथ से नहीं डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि लेंथ दोनों का सेम है, दोनों का सेम, और इसके अंदर इसी प्रॉपर्टी है जो इसके क्या कर रहा है, इसके वजन के बारे में बता रहा है, इसके मास के बारे में बता रहा है, तो ये इसकी फिजिकल क्वांटिटी अलग हो जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी कह सकते हैं। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी कही जाएंगी। तो ये चीज़ें बताती हैं आपकी। तो कितने टाइप्स के होते हैं क्वांटिटीज, 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। फर्स्ट क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, सेकंड क्या है, डेराइव क्वांटिटी है। डेराइव क्वांटिटी क्या है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी मूल राशियों से हम क्या कर सकते हैं, एक नई राशियाँ बना सकते हैं, एक नई क्वांटिटी बना सकते हैं, उसे हम क्या सकते हैं, डेराइव क्वांटिटी कह सकते हैं। जैसे हमारे पास एक्सेलरेशन है, हम स्पीड है, जैसे हम इस डस्टर क्या करते हैं, चलाते हैं,
चाहते हैं इसमें इसके अंदर क्या कुछ ना कुछ स्पीड है, इसमें क्या होगा डिस्टेंस भी होगा और इसमें कुछ ना कुछ समय लगेगा जाने में। तो स्पीड बराबर क्या डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है, दूरी है, लेंथ है। तो दूरी को हम कैसे मापते हैं, लेंथ में। तो दूरी क्या है, मीटर, लेंथ समय क्या है, सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। दोनों कैसी क्वांटिटी हैं, फिजिकल क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी हैं। जब दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी हैं तो स्पीड कैसी, स्पीड की जो क्वांटिटी आई, जो स्पीड की जो राशि की यूनिट आई वो क्या आई, एक डेराइव क्वांटिटी हो गई। कैसी राशि हो गई, डेराइव क्वांटिटी हो गई, मीटर पर सेकेंड। तो जो मूल राशियों से हम व्यक्त कर सकते हैं उसे हम क्या कह सकते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कह सकते हैं। अगर हम कहें तो कहा जाए कि ऐसी भौतिक राशियां, सभी भौतिक राशियां जो कह सकते हैं किसी भी मूल मात्रकों के संयोजन द्वारा व्यक्त की जाती हैं, कि किसी मूल राशियों के कॉम्बिनेशन से बन रही हों, उसे हम क्या कह सकते हैं कि डेराइव विच आर मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट क्वांटिटी इन यूनिट नंबर ऑफ एंड नंबर ऑफ यूनिट, हम कह सकते हैं। कोई भी डेराइव क्वांटिटी और क्या होती है, किसी डिफरेंट क्वांटिटी के कॉम्बिनेशन से, संयोजक से बनी होती हैं। वो चाहे फंडामेंटल से ही हों, मूल राशियों से हों, या हम कह सकते हैं कि अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियां के मात्रक जो होते हैं वो क्या होते हैं, मूल मात्रकों को संयोजन से द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार के द्वारा प्राप्त किए गए राशियों को हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। व्युत्पन्न राशियों को हम कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इन तरह की राशियों को कहते हैं व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, और इनसे बने मात्रकों को हम व्युत्पन्न मात्रक कह सकते हैं। तो हम बता सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी और डेराइव क्वांटिटी के बारे में। जैसे हमारे पास एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपकी इसकी जो होगी डेराइव यूनिट होगी, और ये जो कैसी क्वांटिटी है, डेराइव्ड क्वांटिटी है। तो हम बता सकते हैं टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। नंबर फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी, सेकंड डेराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या हमारी है, इसके अंदर हमने रखा 7 मूल राशियों को, इसके अंदर हमने 7 मूल राशियों को रखा, बाद में 2 और ऐड की गई, वो क्या हो गई, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हो, सप्लीमेंट्री थी जिसे हमने दिया। तो कुल मिलाकर हमारे पास जो फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी हो गई, 9 हो गई। तो ये चीज़ें आती हैं। तो फिर इसके बाद जो बातें आई एसआई सिस्टम की, कि एसआई सिस्टम के फ़ायदे क्या क्या होते हैं। एसआई सिस्टम के जो फ़ायदे होते हैं कि एसआई सिस्टम है क्या, एसआई सिस्टम की बात करते हैं हम, जिसे हम कहते हैं सिस्टम डी इंटरमेटमेले, सिस्टम डी इंटरमेटमेले कहा जाता है। जो ये फ्रेंच वर्ड है, जिसे 1971 में लाया गया, एक ऐसा वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है, फ्रांसीसी शब्द है, इसे 1971 में इसे क्या किया गया, दिया गया एसआई सिस्टम के फुल फॉर्म के लिए। इसका नाम दिया गया सिस्टम डी इंटरमेटमेले, जिसे ये फ्रेंच वर्ड है, सन 1971 में दिया गया। तो इसका एसआई सिस्टम का जो एडवांटेज होंगे, जो इसके गुण होंगे, तो इसका एडवांटेज कौन कौन से होते हैं, एसआई सिस्टम के एडवांटेज की बात करें हम, अगर हम एसआई सिस्टम के फायदे क्या क्या हैं, अगर कहें तो बेनिफिट ऑफ एसआई सिस्टम, बेनिफिट ऑफ एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम की बात, जो बेनिफिट की बात करता है, ये चीज़ जो बनती हैं एसआई सिस्टम, ये कहाँ से बनी, एमकेएस सिस्टम से। इसका जो निर्माण होता है, कहें तो मेड बाई एमकेएस सिस्टम। इसका जो बेनिफिट होगा एसआई सिस्टम का, नंबर पहला क्या होगा, जो इसके एडवांटेज होंगे, जो गुण होंगे, उसको जो बेनिफिट मिलेगा हमें, पहले क्या होगी हमारी, इसमें हम क्या करते हैं, इट हैज़ मोर 7+2, इट हैज़ मोर 7+2 फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल
क्वांटिटी। इसमें हम क्या कर सकते हैं, 9 मूल राशियों को रख सकते हैं। इट हैज़ मोर 7 + 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज। सेकंड की बात करें या फंडामेंटल क्वांटिटी या आर यूनिट भी हो जाएंगी। अगर सेकंड की बात करें हम तो सेकंड क्या कहता है इसका, सेकंड कहता है कि इसे हम मैट्रिक सिस्टम में लाते हैं। इट हैज़ या लिख सकते हैं इट इज अ मैट्रिक लिख सकते हैं इट इज अ मैट्रिक सिस्टम, जो क्या होती हैं, मल्टीपल्स ऑफ 10 के रूप में होती हैं। मल्टीपल्स ऑफ 10 होती हैं, 10 के गुणाओं के रूप में होती हैं, 10 के गुणों के रूप में होती हैं, गुणांकों के रूप में होती हैं। कैसे होंगी, मैट्रिक सिस्टम में होंगी। ये पहले क्या होनी चाहिए इसके अंदर प्रॉपर्टीज, इसके इंडिपेंडेंस क्या होनी चाहिए पहले एसआई सिस्टम का, किसमें 7 मूल राशियां या 7 मूल मात्रक होने चाहिए। 7 + 2 7 या 7 थे, 2 और ऐड की गई सप्लीमेंट्री यूनिट जो होंगी उनको ऐड किया गया। इसे रेडियन और स्टेडियन की बात करते हैं, बाद में लाएंगे, इसको हम पढ़ेंगे आगे। तो 7 + 2 7 मूल मात्रकों को या 7 मूल राशियों को क्या किया गया, इसमें रखा गया, जिसका फायदा हुआ कि हमें मूल मात्रकों को पढ़ने में आसानी हुई। हम आसानी से बता सकते हैं मूल मात्रक कौन कौन से हैं और डिराइव क्वांटिटी कौन कौन सी हैं। दूसरी चीज़ क्या थी, इसे मैट्रिक सिस्टम में रखा गया, इसे 10 ऑफ मल्टीपल्स के रूप में रखा गया। क्योंकि हम पहले क्या पढ़ते थे, हम पहले पढ़ते थे कि जैसे हमारे पास 12 इंच है, हम 12 इंच को 1 फुट पढ़ते थे, 3 फुट को हम 1 यार्ड पढ़ते थे, 660 यार्ड को हम 1 फरलांग पढ़ते थे, 8 फरलांग को 1 मील पढ़ते थे। हम ऐसे पढ़ते थे कि 12 इंच को 1 फुट कहते थे, 3 फुट के बराबर 1 यार्ड होता था, 660 यार्ड के बराबर 1 फरलांग होता था, 8 फरलांग के बराबर 1 मील होता था। तो हमें इस रूप में ना पढ़ना पड़े, हम इतने रूप में ना पढ़ें, तो हम कैसे पढ़ते हैं आज, 1 केजी में पढ़ते हैं, 1 किलोग्राम या 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर पढ़ते हैं। जैसे 1 मीटर है हमारे पास, 1 मीटर को हम क्या कहते हैं, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 10 के मल्टीपल में है, 10 × 10, 10 के मल्टीपल्स में है। इट इज अ मैट्रिक सिस्टम, 10 के मल्टीपल में है ये। 10 × 10 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। हम कह सकते थे नहीं, 120 सेंटीमीटर के बराबर 1 मीटर होगा, तो ये 10 के मल्टीपल में नहीं होगा। तो इसे पढ़ने में आसानी हो, बेनिफिट मिले। एसआई सिस्टम का बेनिफिट क्या हुआ कि हम फिजिक्स में या पूरे बोलचाल भाषा में पूरे विश्व को हम बता सकें कि 1 मीटर को हम क्या कहते हैं, 100 सेंटीमीटर कहते हैं, या 1 किलोग्राम को हम क्या कहते हैं, 1000 ग्राम को 1 किलोग्राम कहते हैं। तो 10 × 10 × 10, तो हम क्या हुआ, आसान हुआ, हमें 10 के मल्टीपल्स में पढ़ना आसान हो गया। नहीं तो हम पहले कैसे पढ़ते थे, हम पढ़ते थे ऐसे, 12 इंच बराबर 12 इंच को हम 1 फुट कहते थे, और 3 फुट को हम क्या कहते थे, 12 इंच को 1 फुट कहते थे, 3 फुट को हम बोलते थे 1 यार्ड, 3 फुट को हम क्या बोलते थे, 1 यार्ड, और 660 यार्ड को हम बोलते थे 1 फरलांग, 1 फरलांग। 8 फरलांग को हम बोलते थे 1 मील। हमें 1 मील दूरी तय करनी होगी तो हम क्या करेंगे, 8 फरलांग चलते थे। हमें अगर 1 मील निकालना होगा तो हम कैसे निकालते थे, अगर हम कहा जाए कि 12 इंच को 1 मील में कन्वर्ट करिए, तो हम क्या, हम इसको भी जाने, इसको भी जाने, इसको भी जाने, इसको भी जाने, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। या पूछ ले कि 3 फुट के बराबर कितने फरलांग होंगे, तो हम इसको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तो उसके हिसाब से हम निकाल सकें। तो ये चीज़ें क्या होनी चाहिए, इसको हमें याद करना पड़ता है, इतना इतनी चीज़ें हमें जानना पड़ता कि इससे क्या होगी,
दिक्कतें होती थी, आनी शुरू हुई लोगों में। सभी लोग क्या थे, याद करना मुश्किल हो गया था। इसलिए क्या किया गया, एसआई सिस्टम जब आया तो उसका जो एडवांटेज लाया गया कि इसे क्या किया जाए, मैट्रिक सिस्टम में लाया जाए, 10 के मल्टीपल्स में लाया जाए, कोई चीज़ें को बदलना हुआ। जैसे कि 1 सेंटीमीटर में क्या कहा जाए तो कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 10 के मल्टीपल में है 1 मिलीमीटर बराबर है बेटा 10 सेंटीमीटर। तो ये चीज़ जो आएगा यहाँ से जो मिली हमें कि कैसे हम निकाल सकते हैं इसे हम, तो मल्टीपल्स ऑफ 10 में हमें लाया तो हमें पढ़ने में आसान हो गया कि 100 सेंटीमीटर को हम 1 मीटर बोल सकते हैं, 1000 मीटर को हम 1 किलोमीटर बोल सकते हैं। तो 10-10 के मल्टीपल में होता चला गया है। अब हमें याद करना पढ़ना आसान होता चला गया। हमारे साइंटिस्टों ने क्या कर दिया, एसआई सिस्टम में जब लाया गया इसे तो इस रूप में बना दिया गया, जो इसका एडवांटेज भी हुआ, इसका गुण भी हुआ एसआई सिस्टम का, और इसका बेनिफिट भी मिला लोगों को। इसलिए बेनिफिट ऑफ एसआई सिस्टम कहा जाता है। एसआई सिस्टम का हमें फ़ायदे क्या क्या, तो ये चीज़ें मिलती गई। तो अब हमें इसे नहीं पढ़ना पड़ा, ये चीज़ हमें याद नहीं करना पड़ा, रटना नहीं पड़ा, ये चीज़ जाना नहीं पड़ा, हम आसानी से बता सकते हैं। अब कितनी दूरी में तय, मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, अब हम कहीं भी दूर माप सकते हैं, कितनी भी ज़्यादा दूर हो हम बता सकते हैं। तो नोट करते हुए चलिए मेरे प्यारे बच्चों, नोट कर लिए होंगे आप लोग ना। चलो तो हम बात करते हैं अब बेनिफिट ऑफ एसआई सिस्टम का, इसके एडवांटेज का एसआई सिस्टम का थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट था रोटेशनल सिस्टम। क्या था, रोटेशनल सिस्टम। तो रोटेशनल सिस्टम क्या कहता है कि हम किसी भी वन टाइप क्वांटिटी को अगर लेते हैं, किसी एक प्रकार की अगर राशियां हैं तो उसे हम एक यूनिट में ही व्यक्त करें। अगर हमारे पास एक टाइप की क्वांटिटी कोई भी है उसे हम क्या कर सकते हैं, एक ही यूनिट में हम व्यक्त कर सकते हैं। तो वन टाइप ऑफ quantity, one type of quantity must have one unit लिख सकते हैं। किसी हम एक प्रकार की क्वांटिटी को हम एक ही ज़्यादा एक ही प्रकार की क्वांटिटी को हम क्या करें, एक ही मात्रकों में व्यक्त करें, जिससे हमें क्या हो, फायदा हो, पढ़ने में आसानी हो। जैसे हमारे पास पहले क्या था, हीट का मात्रक था, हीट की जो यूनिट थी क्या थी, कैलोरी थी, अभी भी है, अभी भी पढ़ते हैं कैलोरी में, हीट को मापते हैं। वर्क को क्या कहते हैं हम, जूल में मापते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आई, इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत को मापते हैं। किलोवाट घंटे में मापते हैं, किलोवाट आवर्स में मापते हैं। तो देखा गया कि कहीं ना कहीं ये क्वांटिटियाँ एक दूसरे से संबंध रखती हैं कि हम किसी भी चीज़ को एनर्जी दें, चाहे वो हीट के रूप में दें, चाहे वर्क के रूप में एनर्जी दें, चाहे इलेक्ट्रिसिटी के रूप में एनर्जी दें, सभी में से एनर्जी निकल रही है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, एक ही प्रकार की क्वांटिटी है ये, कि हीट से भी एनर्जी हम दे सकते हैं, वर्क से भी एनर्जी दे सकते हैं। वर्क करेंगे तो क्या होगा, एनर्जी लॉस करते हैं, देते हैं, गेन करते हैं, देते हैं, लॉस करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से भी क्या करते हैं हम, एनर्जी ही निकालते हैं, वर्क से भी एनर्जी निकालते हैं, हीट से भी एनर्जी निकालते हैं। तो एक ही प्रकार की क्वांटिटी हो गई। तो ये देखा गया कि अलग अलग क्वांटिटियाँ के, इसके जो अलग अलग क्वांटिटियाँ हैं ये एक ही प्रकार की क्वांटिटियों संबंध रखती हैं। तो इसके हम मात्रक को क्यों एक प्रकार के बनाए हैं, क्यों ना इसे हम एक मात्रक बना दें। तो इसे क्या किया गया, जूल ही दे दिया गया। इसे क्या कहा गया कि इन तीनों का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, यूनिट क्या होगा। अधिक से अधिक लोग ये जाने कि इन तीनों का मात्रक को हम कैसे मापेंगे, जूल में ही मापेंगे। तो इसकी एक ही यूनिट बना दी गई। तो इसका जो तीसरा पॉइंट होगा इसे हम रोटेशनल सिस्टम कहते हैं। जो रोटेशन को घुमा फिरा कर वहीं पर उसी यूनिट के रूप में हम ले आएँ। तो क्या करें हम कि वन टाइप की क्वांटिटी जो होंगी, जो एक प्रकार की क्वांटिटी मिलती जुलती होंगी, उसे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, मस्ट हैव वन यूनिट, एक ही यूनिट में हम उससे हम क्या करें, रखें, ले आएँ, पाएँ।
तो ये चीज़ें मिलती हैं। जैसे हमारे पास हीट है, हीट का मात्रा कैलोरी होता है यूनिट, वर्क का जूल होता है, विद्युत का होता है 1 किलोवाट घंटा होता है। तो हीट से भी हम एनर्जी निकालते हैं, वर्क से भी एनर्जी निकालते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से भी, विद्युत से भी एनर्जी निकालते हैं। तो ये एक प्रकार की क्वांटिटी, क्योंकि ये क्यों एक प्रकार की, क्योंकि सभी से हम क्या करते हैं, एनर्जी ही क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, लॉस कर रहे हैं। तो क्यों ना इसकी अलग अलग क्वांटिटी को हम क्यों पढ़ें, एक ही क्वांटिटी, इसकी क्वांटिटियों का अलग अलग मात्रा क्यों पढ़ें, हम यूनिट क्यों पढ़ें, इसकी एक ही यूनिट बनाई जाए जिसका यूनिट का नाम दिया गया जूल। तो ये क्या कहा जाएगा, तो ये SI सिस्टम का फायदा हुआ, जो SI सिस्टम लाया गया, जो इसकी बॉडी बनाई गई फ्रांस में, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर, हेडक्वार्टर फ्रांस। तो ये चीज़ें ये डिफाइन करता है रोटेशनल सिस्टम के बारे में। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये तीसरा पॉइंट है, नोट कर लीजिए, बेनिफिट ऑफ SI सिस्टम। फ़ायदा पूछ सकता है SI सिस्टम के फ़ायदे क्या क्या हैं, तो आप बता सकते हैं। इसका चौथा क्या है फ़ायदा, नंबर 4 की बात करते हैं। नंबर 4 कहता है कोहेरेंट सिस्टम। कोहेरेंट सिस्टम कि अगर डेराइव यूनिट हम बनाएं, किसी भी अलग अलग यूनिट को मिलाकर, किसी भी अलग अलग यूनिट को हम कॉम्बिनेशन करके अगर हम कोई भी डेराइव यूनिट को बनाते हैं, तो जो उनके यूनिट होंगे वो क्या होंगे, नंबर ऑफ यूनिट और यूनिट नंबर में होंगे। तो क्या कहलाएंगे, कोहेरेंट सिस्टम कहलाएंगे। कैसी क्वांटिटी कहलाएंगे, वो डेराइव क्वांटिटी कहलाएंगे। SI सिस्टम में तो आपके दोनों आएंगे ना, फंडामेंटल भी आएंगे, डेराइव भी आएंगे। तो कोहेरेंट सिस्टम किसकी बात करता है, डेराइव यूनिट की बात करता है कि डेराइव यूनिट जो होगा, डेराइव यूनिट्स जो होगा वो क्या होगा, डेराइव यूनिट्स आर मेड बाई, derived units are made by the combination of derived units are made by the combination of different quantity, combination of different quantity, derived units are made by the combination of different units in unit number and number of units. एंड नंबर ऑफ यूनिट्स। जैसे अगर हमारे पास एक फार्मूला है, F बराबर m में है, 1 न्यूटन बराबर 1 kg इंटू 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कि हम 1 न्यूटन किसको बोलेंगे, 1 न्यूटन हम 1 kg का मल्टीपल क्या होगा, अगर 1 kg को हम 1 एक्सेलरेशन के मल्टीपल से करते हैं, एक अगर हमारे पास मास जो है 1 kg है, उसमें हम एक्सेलरेशन से मल्टीपल करते हैं, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मल्टीपल करते हैं, तो क्या होंगी, 1 न्यूटन के बराबर होंगी। तो हम कह सकते हैं कि जो ये होगा कि 1 न्यूटन हम बोलेंगे किसको, तो 1 न्यूटन किसको बोलेंगे, 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के मल्टीपल से, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से अगर हम मल्टीपल करते हैं 1 kg को, तो 1 न्यूटन के बराबर होंगी। तो डेराइव यूनिट्स आर मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट यूनिट्स इन यूनिट नंबर एंड नंबर ऑफ यूनिट्स। तो हम क्यों नहीं बोले कि एक यूनिट ये भी तो हो सकता था कि 2 kg ले लें हम, 2 kg को हम 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से हम क्या करते हैं, मल्टीपल कर देते हैं, तभी तो 1 यूनिट आएगी हमारी, 1 न्यूटन यूनिट आएगी। तो क्यों नहीं लिए, 3 kg को हम 1/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन देते हैं हम, तभी तो हमारी 1 न्यूटन मिलती है हमें। तो ये क्यों नहीं बोला गया, क्योंकि हमारी जो थ्योरी कहती है, जो बेनिफिट ऑफ SI सिस्टम का जो एडवांटेज कहता ये है कि डेराइव यूनिट्स आर मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट यूनिट, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट यूनिट्स बात तो कर रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट यूनिट की बात कर रहा है ये। 1 kg में या 2 kg में हम 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देते हैं, या 1/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देते हैं 3 kg में। लेकिन डिफरेंट इन यूनिट नंबर, किस नंबर में होगी, यूनिट नंबर में होगी या नंबर ऑफ यूनिट में होगी, 1 के नंबर ऑफ यूनिट में होंगी वो।
नंबर ऑफ यूनिट मतलब 1 kg में या 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रूप में होंगी, ना कि 2 या 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में या 2 kg के रूप में होंगी। तो ये चीज़ें फ़ायदा मिलता है हमें कि हम 1 न्यूटन किससे बोल सकते हैं, परिभाषा दे सकते हैं कि 1 kg में अगर हम 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को मल्टीपल करते हैं एक्सेलरेशन से तो हमें क्या मिलेगा, 1 न्यूटन मिलेगा हमें। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम कहता है आपका, बेनिफिट ऑफ एसआई सिस्टम कहता है ये एडवांटेज होता है एसआई सिस्टम का। तो मेरे पास बच्चों नोट कर लीजिए इसे। तो फिर बात आती है, ये चीज़ें मिल गई हमें, बेनिफिट मिल गया हमें एसआई सिस्टम का। तो हमारे पास जो एसआई सिस्टम के जो क्वांटिटियाँ थी, जो 2 प्रकार की क्वांटिटी थी, उसमें जो फंडामेंटल क्वांटिटी थी वो फंडामेंटल क्वांटिटियाँ क्या थी। तो फंडामेंटल क्वांटिटियाँ हमारे पास जो आई, फंडामेंटल क्वांटिटी जो हमें मिला, या एंड यूनिट की बात करें हम, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड यूनिट्स की बात करें अगर हम, हमारे पास जो चीज़ें मिली हमें, वो जो क्वांटिटी थी उसकी, जो क्वांटिटियाँ उसमें आई, इसमें क्वांटिटी कहा जाए यूनिट्स, सिंबल। तो फंडामेंटल क्वांटिटियाँ जो आई है हमारे पास 7+2 थी, हमने बताया ना सर इसमें खाते में पहला फायदा इट हैज़ मोर 7+2 फंडामेंटल क्वांटिटी या फंडामेंटल यूनिट्स। तो जो ये आई क्वांटिटी, पहली क्या थी, क्वांटिटी की बात करें तो पहली थी आपके पास नंबर फर्स्ट आपके पास था, नंबर फर्स्ट क्या था आपके पास, लेंथ, क्या दिया गया, लेंथ को। सेकंड पर मास, थर्ड टाइम, 4 क्या मिला आपको, इलेक्ट्रिक करंट, 5 क्या मिला आपका, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, नंबर 6 अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। नंबर 7 ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ये चीज़ें मिलती गई। 7 क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी थी, 7, 2 बाद में ऐड की गई सप्लीमेंट्री जिसे हम कहते हैं। तो 2 बाद में है, तो हम बाद में पढ़ेंगे आगे चलकर, जब उसके हम यूनिट के इसके यूनिट के हम जब परिभाषा के बारे में, डिफिनीशन के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे हम सेकंड पार्ट में। तो लेंथ के लिए क्या बना, यूनिट मीटर, मास के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के लिए केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी के लिए कैंडिला, क्या बना, कैंडिला। तो ये चीज़ें मिलती गई हमें, नीचे नहीं दिख रहा होगा ना, हटा देते हैं फिर से। सेकंड क्या था, मास, किलोग्राम, थर्ड है आपका टाइम, सेकंड, 4 आपका है इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर, 5 है थर्मोडायनेमिक्स, टेम्परेचर,
केल्विन 6 है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस मोल 7 है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी कैंडिला, ये बना। इसका जो सिंबल लाया गया, मीटर को एम से, किलोग्राम को केजी से, सेकंड को एस से, एम्पियर को कैपिटल ए, केल्विन को कैपिटल ए, मोल को एम ओ एल, कैंडिला को सी डी। जितने भी वैज्ञानिक के नाम पर थे उनका कैपिटल से शुरू किया गया। सॉरी, यहां से नीचे से थोड़ा सा ना, सेकंड को एस, एम्पियर को ए, एस ई सी, एम्पियर को ए, केल्विन को के, मोल को एम ओ एल, कैंडिला को सी डी। जो साइंटिस्टों के नाम पे होते हैं मात्रक यूनिट, उनका सिंबल क्या होता है? कैपिटल से होता है, बाकी का स्मॉल से होता है। बाकी क्या होता है? स्मॉल से होता है। तो ये चीज़ें मिली हमें कि अगर हम, हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी? लेंथ थी, लंबाई, जिस दूरी को मापते हैं, मीटर में इसका यूनिट आया, उसका सिंबल क्या होगा? स्मॉल एम। मास, द्रव्यमान को हम किलोग्राम में, केजी में, टाइम को सेकंड में, जिसे हम एस सेक कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं। उष्मागतिकी ताप को केल्विन में मापते हैं। अमाउंट ऑफ पदार्थ की मात्रा को मोल में मापते हैं। ज्योति तीव्रता को कैंडिला में मापते हैं। इसे हम सी डी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, 7 हैं। ये हमने जाना भी, इसके हमने यूनिट्स को समझा, जाना भी हमने देखा, और इसके सिंबल को हमने देखा किससे प्रदर्शित करते हैं। इसमें 2 और क्वांटिटियाँ आती हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कहते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं उन्हें हम, जो ऐड होती हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटियों को जो हम 2 यूनिट बनाते हैं उसे सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं। जो बाद में क्या किया गया, उसमें भी देखा गया कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी, जिसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं वो क्या होती हैं, किसी से क्या होती है, डिफाइन नहीं होती हैं। तो उन्हें भी क्या कर दिया गया, मूल राशियों में रखा गया। मूल राशियाँ उसमें वो होती हैं जिसे क्या कहती हैं, क्या कहते हैं हम, कोई भी दूसरी राशियाँ उसे क्या कर सकते हैं, उसे डिफाइन ना कर पाए। ऐसी राशियाँ जिसे कोई भी दूसरी राशियाँ या दूसरे मात्रक क्या करते हैं, उसे डिफाइन ना कर सकें, उसे हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। डिराइव क्वांटिटियाँ जिससे क्या कहते हैं, कोई भी किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटियों से क्या हो, निर्मित हो, बने हो, संबंध रखते हों, उन्हें हम डिराइव क्वांटिटी कहते हैं। या कि वन टाइप ऑफ यूनिट कह सकते हैं हम, या डिराइव यूनिट्स आर मेड बाई द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स या क्वांटिटी, तो हम बता सकते हैं। तो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे मेरे पास बच्चों इसके यूनिट के परिभाषाओं के बारे में, डिफिनेशन के बारे में। तब तक के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने इतनी देर तक आपको देखा, समझा, पढ़ा, और अपने इस प्यारे से चैनल अनुपम पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय। ओके, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। बाय बाय बेटा।